देखो, चैप्टर का नाम है चुंबक और चुंबकत्व। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है चुंबकत्व। ठीक है, और इसको कहा जाता है चुंबक। ठीक है, चुंबकत्व क्या होता है? सबसे पहले इसको समझो। मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व का मतलब होता है जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करे। अब क्या करोगे? सफाई, क्लास लग गई, छूट जाएगा। दोपहर में आना, दोपहर में करके जाना। तो मैग्नेट जो है, इसकी ये एक तरीके की इसमें क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। पहले समझो चुंबकत्व क्या होता है। जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ऐसे गुण को क्या कहेंगे हम? चुंबकत्व कहेंगे। ठीक है, जो भी लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करेगा उसका नाम क्या होगा? चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? अगर कोई पूछता है चुंबकत्व क्या है, तो क्या कहोगे? जो लोहे के टुकड़े को आकर्षित करता है, लोहे के की वस्तुओं को या टुकड़ों को, ठीक है, आकर्षित करता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको चुंबकत्व कहा जाता है। ठीक है, मतलब मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है जो लोहे के वस्तुओं को आकर्षित करती है। लोहे के वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक जो है, चुंबक क्या होता है, किसको हम कहेंगे कि ये चुंबक है? तो चुंबक में दो गुण होने जरूरी है। ठीक है, जिसके अंदर दो गुण पाए जाएंगे। एक, पहला बल लगाए और उसमें दिशा का गुण हो। पहला क्या हो? बल लगाए। ठीक है, चुंबक चुंबक में दो गुण होने जरूरी है। पहला क्या चुंबक में होता है? बल। ठीक है, किस पे बल लगाता है? लोहे की वस्तुओं में। पहला क्या लगाएगा? बल। किसमें? लोहे में। या दूसरे चुंबक पे क्या करेगा? बल लगाएगा, या लोहे पे लगाएगा या दूसरे चुंबक पे। वो बल खींचने वाला भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, अट्रैक्शन का मतलब होता है कि आकर्षित करना, और रिपल्सन का मतलब होता है प्रतिकर्षित करना। तो वो बल लगाएगा। चुंबक में पहला गुण क्या होगा? कि वो बल लगाएगा। दूसरा गुण क्या होगा चुंबक में? कि इसमें दिशा का गुण होगा। क्या होगा? दिशा बताएगा। ठीक है, दिशा वाली प्रॉपर्टी होगी। दो प्रॉपर्टी होगी कि ये क्या करेगा? बल लगाएगा, और दूसरा दिशा बताएगा। जब हम किसी चुंबक को लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है हमेशा। ये हमने साइंस में पढ़ा था, बेसिक साइंस में। ठीक है, हाँ, लोड स्टोन कहा जाता है उसको। ठीक है, बार मैग्नेट होता है, उसको हम जैसे ही लटकाते हैं तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में, ये जो पोल नॉर्थ की तरफ जाएगा उसका नाम नॉर्थ होगा, और साउथ। तो जैसे हम इसको लटकाएंगे एक धागे से, तो ये वाली दिशा और ये वाली दिशा क्या बताएगा? कि इधर उत्तर दिशा है और इधर दक्षिण दिशा है। ठीक है, तो ये जो चुंबक है, ठीक है, चुंबक में दो तरीके के गुण होंगे, एक बल लगाएगा और एक दिशा होगी। ठीक है, समझ आ रहा है? चुंबक में कितने गुण पाए जाने चाहिए? दो। एक क्या लगाए? बल। दूसरा दिशा। चुंबकत्व क्या होता है? जो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है उसको क्या कहते हैं? हम चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती। ठीक है, पृथ्वी का व्यवहार कैसा होता है? चुंबक की तरह होता है, यानी कि उसका व्यवहार चुंबक की तरह है। ठीक है, चुंबक नहीं है पृथ्वी। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, कोई आदमी राक्षस के जैसा व्यवहार कर रहा है, तो है तो आदमी, लेकिन व्यवहार कैसा उसका? राक्षस के जैसा। वैसे ही पृथ्वी जो है, उसका व्यवहार किस तरीके से है? चुंबक की तरह है। ठीक है, अब जब किसी चुंबक को हम लटकाते हैं, जब किसी चुंबक को हम लटकाएंगे, तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में लटकेगा। ठीक है, जब हम किसी चुंबक को सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में अपने आप को अलाइन कर लेता है। ठीक है, ये लाइन हिंदी में लिखने की जरूरत है, समझ गए? जब किसी चुंबक को लटकाया जाता है,
तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। कहाँ ठहर जाता है वो? उत्तर और दक्षिण दिशा में। जो इसमें क्या होता है, चुंबक में ध्रुव होते हैं। एक होता है, जैसे चुंबक है, ये ऐसा चुंबक है, हमने इसको लटकाया, तो लटकाया तो ये उत्तर दिशा में चला गया, और ये किस में चला गया? दक्षिण दिशा में। तो जो पोल या जो फेस, जैसे ये फलक है, ये वाली फेस, ये फेस उत्तर की तरफ है, इसलिए उसका नाम क्या होगा? उत्तर ध्रुव। ये वाली किस तरफ है? दक्षिण की तरफ, इसका नाम क्या होगा? दक्षिण तरफ। जो फेस, ठीक है, कहाँ होगा? उत्तर की तरफ, उसको हम कहेंगे उत्तर पोल, और जहां जो दक्षिण की तरफ होगी उसको नाम क्या कहेंगे हम? दक्षिण पोल। समझ में आ रहा सभी को? किसको हम नॉर्थ पोल कहेंगे, किसको हम साउथ पोल कहेंगे? ठीक है। तो जो किस तरफ फोर्स लगाए, नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ पोल। जो बल लगाए उत्तर की तरफ, साउथ की तरफ, तो साउथ पोल। ठीक है। तो किस पे डिपेंड, यहाँ पे बल है, या जो फेस उत्तर की तरफ होगी उसको उत्तर ध्रुव कहेंगे, जो दक्षिण की तरफ होगी उसको दक्षिण ध्रुव। फोर्स टूवर्ड नॉर्थ इज नॉर्थ पोल, और फोर्स टूवर्ड साउथ इज साउथ पोल। जो साउथ की तरफ होगी उसको साउथ कहेंगे, साउथ की तरफ बल लगाएगी, जो नॉर्थ की तरफ लगाएगी बल, तो उसको हम नॉर्थ पोल कहेंगे। जैसे एक चुंबक को हमने लटकाया, तो जो साउथ की तरफ होगी उसको हम साउथ पोल कहेंगे, जो नॉर्थ की तरफ होगी तो हम उसको नॉर्थ पोल कहेंगे। ठीक है, लटकाने पे। तो जैसे हम क्या कर लेते हैं, इसमें मार्क कर लेते हैं दिशा पता करने के लिए। अब तो गूगल मैप आ गया है, पहले गूगल मैप नहीं चलता था, तो दिशा पता करना कहाँ जाना है, ठीक है, तो हाँ, कंपास जो आता था, तो कंपास के अंदर क्या होता था? दिशा होती थी। एक तरफ एन लिखा रहता था, एस लिखा रहता था, तो उसका गुण ये होता था कि जहां उत्तर है उधर ही अलाइन होता है, इधर उत्तर जा रहा है तो इधर अलाइन हो जाएगा, तो हमें पता चल जाता है उत्तर दिशा इस तरफ है। ठीक है, तो उत्तर इधर है, ठीक है, दक्षिण इधर है, दो दिशाएं पता चल गई, तो दो तो हमें पता ही चल जाएंगी। उत्तर की तरफ खड़े होंगे तो एक तरफ पूरब होगा और एक तरफ पश्चिम होगा। ठीक है, तो हमें दिशा पता चल जाती है, और वैसे ही उसमें बाकी दिशाएं भी बनी रहती हैं कंपास में, कि इधर दक्षिण है, इधर पूरब है, ठीक है, सब उसमें लिखा रहता है। ठीक है, हाँ, एरो, एरो तो बताता है एक ही दिशा है, वो तो नॉर्थ ही बताएगा, लेकिन नॉर्थ से बाकी दिशाएं पता चल जाती हैं। हाँ, तो ये हमारा, अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, अब तो जीपीएस आ गया, जीपीएस से भी हम ट्रैक करते सकते हैं कहाँ जा रहा है। लेकिन पहले पुराने जमाने में जो साइंस का उपयोग ऐसे ही किया जाता था। अब साइंस की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी बंद होते जा रही है, अब पुराना क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? चुंबक के बारे में। ठीक है, अब चुंबक के अलग अलग गुण होते हैं। कह रहे चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता, चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। समझो इस बात को, कि मान लो ये एक हमारे पास एन पोल है और ये एस पोल है, हम सोचे इसको बीच से काट दें, तो बीच से काटने पे फिर से नॉर्थ और साउथ बन जाएगा, दो नॉर्थ और साउथ बन जाएंगे। चाहे कितनी बार भी काट लो, ये नॉर्थ साउथ ही बनेगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि चुंबक को हम अलग नहीं कर सकते, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, कह रहा है यदि एक क्षण चुंबक को बीच से तोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होगा। ये वाला भाग भी प्रत्येक चुंबक कंप्लीट मैग्नेट है, ये वाला भी कंप्लीट मैग्नेट है। ठीक है, ये भी एक चुंबक है और ये भी एक चुंबक है, दोनों कंप्लीट चुंबक है, अलग ऐसा नहीं है कि ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। ठीक है, कंप्लीट मैग्नेट की तरह व्यवहार करेंगे। उसमें भी क्या होगा, जिसके सिरों पर ध्रुव होंगे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार तोड़ा है, प्रत्येक टुकड़े पर एक में नॉर्थ पोल होगा और एक में साउथ पोल होगा। ठीक है, चाहे जितनी बार तोड़ो। ठीक है, तो चुंबक का ये गुण होता है कि वो जितनी बार भी तोड़ते जाओ तो वो हमेशा क्या होगा, एक कंप्लीट चुंबक बनेगा। ठीक है, द पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, if a bar magnet is broken into two parts, each part will be complete magnet with poles at each end. प्रत्येक एंड पे क्या होंगे, पोल होंगे। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स ए मैग्नेट इज ब्रोकन, ईच पीस विल कंटेन एन पोल्स एंड इन वन एंड एस पोल एट नदर। ठीक है, और दूसरे एंड पे एन पोल होगा, दूसरे पे एस होगा। ठीक है, अब कह रहा है चुंबक के जैसे दो पोल हैं, एक ये एन पोल है और एक एस पोल है।
तो दोनों में बराबर क्षमता होगी, बराबर दोनों की स्ट्रेंथ होगी। ऐसा नहीं कि इसकी अलग स्ट्रेंथ, इसकी अलग स्ट्रेंथ। दोनों की स्ट्रेंथ क्या होगी? एक समान होगी। चुंबक के दोनों ध्रुव में क्या होती है? समान शक्ति होती है, बराबर स्ट्रेंथ होती है, बराबर वो खींचेंगे तो, ठीक है। जितना इसकी स्ट्रेंथ है उसकी इतनी, उसकी भी इतनी स्ट्रेंथ होगी। एन पोल जब एस पोल को खींचेगा, मान लो इधर एक एस पोल है, ये इन दोनों को इसको खींचेगा, ठीक है। तो जितनी शक्ति से ये खींच सकता है उतनी शक्ति से इसको दूर भगा सकता है। कि एस अगर इधर भी एस लाएं तो एस जितनी शक्ति से इसको दूर धकेल सकता है उतनी शक्ति से ये खींचेगा। ये दोनों खींचेंगे एक दूसरे को। अलग अलग पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते हैं, ठीक है। डिफरेंट पोल्स जो होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक साइंस का है, ठीक है। और इसको एम द्वारा दर्शाया जाता है। जो स्ट्रेंथ होती है उसको किससे दर्शाया जाता है? एम से। जो चुंबक की स्ट्रेंथ होगी उसको एम से दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक समान जो पोल होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत जो ध्रुव होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। जैसे ये दोनों हैं एक दूसरे को खींचेंगे, नॉर्थ साउथ, ये भी नॉर्थ साउथ, ये भी इसको क्या करेगा? खींचेगा, ठीक है। ये होता है रिंग मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट है? रिंग मैग्नेट, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? ईयरफोन में, हाँ, स्पीकर्स वगैरह पे। इधर एन होता है, इधर बाहर एस, ठीक है। क्योंकि इसमें गोल है ना, तो एक तरफ एन बनेगा एक तरफ एस बनेगा, ठीक है। वाइब्रेशन क्रिएट करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि हम लोहे से चुंबक चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहे का। लोहे के अंदर चुंबक बनने वाले गुण होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? लोहे के अंदर भी एन और एस वाले डोमेन होते हैं। जैसे ये लोहा है ना, इस लोहे के अंदर एन और एस होंगे, लेकिन एन एस ऐसे हैं, ऐसे फैले हुए हैं, ऐसे। या अगर मैं पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाऊं, मान लो, तो इस लोहे के अंदर भी इस तरीके से एन और एस वाले डोमेन हैं इसके पास, ठीक है। एन और एस, ठीक है। और एन और एस वाले इस तरीके से इसके अंदर क्या होंगे? डोमेन होंगे, ऐसे। लोहे के अंदर इस तरीके से एन और एस वाले डोमेन होते हैं। ये लेकिन ये डोमेन क्या है? तिरछे बिरछे रहते हैं, ठीक है। जैसे ही हम चुंबकीय बल लगाते हैं अलाइन हो जाते हैं। अभी क्या है? अभी इनका कुल चुंबकत्व तो जीरो है। अभी ये चुंबक नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि एक इधर है, एक इधर है, एक ऐसे, तो कुल चुंबक इसका जीरो हो जाता है। इसका कुल चुंबकत्व तो नहीं होता है, ठीक है। इसका कुल चुंबकत्व क्या है? जीरो है। कुल चुंबकत्व कितना है? जीरो है, ठीक है। तो ये जो है कुल चुंबकत्व इसका कितना है? जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, सब नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को जीरो कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम चुंबकीय बल में रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो इनमें बल लगेगा और ये सीधे हो जाएंगे। और जैसे ही इन पे हम बल लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र रखेंगे, ठीक है, तो इसमें जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र रखेंगे तो अब ये जो एन और एस हैं, ये एन ऐसे बन जाएगा, एस ऐसे, ठीक है। फिर ये एन ऐसे बन जाएगा, ये एस ऐसे, कंप्लीट इस तरीके से लाइन हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे। एन एस, एन एस, एन और एस। अब ये एन एस ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये ऐसे जुड़ जाएंगे और एक कंप्लीट चुंबक बन जाएगा, इधर एन और इधर एस। कब? जब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि ऐसे चुंबक बन जाएगा, ठीक है। तो ये है बार मैग्नेट, जिसको हम लटकाने की बात कर रहे थे कि अगर हम इसको लटकाएंगे तो कहाँ लटकेगा? ये उत्तर और दक्षिण दिशा में, ठीक है। हालांकि ये बहुत बड़े साइज का है, क्योंकि बल लगाने के लिए छोटा चाहिए, ठीक है। इसलिए कंपास वाला बहुत छोटे आकार का होता है। क्योंकि जितनी बड़ी चीज होगी उतना बल लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। ज्यादा बड़ी चीज है तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो पतला, एकदम पतली सुई यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। अब ये सोचो कि एक बड़ा सा मैग्नेट ले आए, इतना बड़ा, उसको लटका रहे हैं उत्तर दक्षिण में, क्यों नहीं लटक रहा? उसको थोड़ी, वो थोड़ी लाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा?
छोटा मैग्नेट लेना पड़ेगा, बड़े मैग्नेट में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये घोड़े के नाल वाला चुंबक है, इसका नाम क्या होता है? हॉर्स शू। हिंदी में कहा जाता है घोड़े के नाल के जैसा। घोड़े का नाल यू शेप का होता है ना, वैसे ही होता है। तो इधर एन बनता है, इधर एस बनता है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है जैसे कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे, अमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह, वहां पर करते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक निडल, इसकी बात कर रहे थे। इसका उपयोग कर सकते हैं, हाँ, कंपास में लगी रहती है दिशा पता करने के लिए। ठीक है, ये डार्क वाला आयन हो जाएगा और ये चलो नेक्स्ट कहता है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, वो सतत लूप बनाती, कंटिन्यूअस लूप बनाती। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं? सतत लूप बनाती। सतत लूप समझो कैसे? जैसे चुंबक से लाइनें निकलती हैं, उनको चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है। जैसे ये एन पोल है ना, ये एस पोल है, तो एन से लाइन निकलेगी, कहाँ जाएगी? एस पे। फिर एस से निकलेगी, एन पे जाएगी। तो बाहर इसकी दिशा कहाँ होगी? एन से एस, और अंदर एस से एन। ठीक है, ये बाहर की दिशा, बाहर एन से एस, अंदर एस से एन। समझ आ रहा है? अंदर क्या होगी? बाहर एन से एस, एस से एन। ठीक है, बाहर की दिशा अलग होगी और अंदर की दिशा अलग होगी। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि बाहर, आउटसाइड द मैग्नेट ट्रेवल फ्रॉम एन टू एस एंड इनसाइड मैग्नेट ट्रेवल फ्रॉम एस टू एन। तो हिंदी वाला लिख लेना। तो कंटिन्यूअस लूप है। ठीक है, पूरा घूम रहा है, सतत लूप हो गया, पूरा घूम रहा है ऐसे करके। हाँ, फिर से वो लूप ऐसे ही बनाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ये एन है ना, काटोगे तो ये एन रहेगा यहाँ, ऐसा ऐसे ही आएगा। जितनी बार काटोगे, वो डोमेन है छोटे छोटे, जितनी बार काटोगे तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, जितनी बार भी हम इसको कट करेंगे, उतनी बार हाँ एन और एस ही बनाएगा। ठीक है, अब कह रहा है स्पर्श रेखा यदि खींच दें, चुंबकीय बल रेखा है ना ये, इस पे अगर हम स्पर्श रेखा ऐसे खींच दें, ये क्या है? स्पर्श रेखा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। स्पर्श रेखा अगर खींच दें तो क्या होगा, क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इंग्लिश में मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के रहते हैं, तो अब दोनों भाषाओं में लिखना थोड़ा सा टफ रहता है। दोनों भाषाओं में लिखने लगे तो फिर समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर इसमें क्या खींचोगे? स्पर्श रेखा किसमें? मैग्नेट में कहा स्पर्श रेखा खींचोगे? चुंबकीय बल रेखाओं पे। कहां पर? चुंबकीय बल रेखा। इसकी हेडिंग डाल लो, चुंबकीय बल रेखा। हम क्या पढ़ रहे हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। बहुत सारी होती है इसलिए इसका नाम रेखाएं होता है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं। स्पर्श रेखा अगर खींचोगे, कहां पर खींचना है? कहां पर खींचना है? हम्म? अरे चुंबकीय बल रेखाओं पे खींची गई स्पर्श रेखा। चुंबकीय बल रेखाओं नहीं, चुंबकीय बल रेखा पर, सभी पर थोड़ी खींचेंगे, एक पर खींचना है। ठीक है, तो क्या पता चल जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चल जाएगी। ठीक है, एक काम करना, ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, हिंदी वाले ऐसे लिख लेना। तीसरा पॉइंट समझो, जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं रेखाओं की, या का लिख लो घनत्व, का घनत्व ज्यादा होता है,
वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहां पर ज्यादा होती है? जहां पर घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, अब एक बात समझो, ये मैं बना रहा हूं एन और ये हो गया हमारा एस। ऐसे लाइंस जा रही ऐसे, ठीक है। यहाँ और ऐसे लाइंस जा रही हैं ऐसे, यहाँ ऐसे लाइन जा रही। यहाँ देखो आके लाइन दूर दूर हो जाती है, यहाँ दूर दूर है, यहाँ पास पास है। तो यहाँ घनत्व ज्यादा, तो यहाँ तीव्रता ज्यादा। जैसे ये वाली लाइन है पास पास है, ये लाइन है दूर दूर, तो यहाँ तीव्रता कम, यहाँ तीव्रता ज्यादा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज्यादा होगी? जहां पर बल रेखाएं ज्यादा होंगी। ठीक है, अब कह रहे चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, इधर लिख देता हूं। चौथा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं, कभी क्रॉस नहीं करती। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, चौथा पॉइंट। जैसे ये लाइन है ना ऐसे जा रही, दूसरी लाइन ऐसे क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, बगल से नहीं जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक है, क्या होगी? दूर हट जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक है, ये बहुत हाई लेवल का हिसाब किताब है, अगर ये समझ में आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। दूर हट जाएगी उससे। नहीं नहीं, एक बात समझो, जैसे ये एन पोल है और ये एस पोल है। ठीक है, ये एन पोल और एस पोल, एक चुंबक मैं और ले आया। ठीक है, जिसमें इधर क्या है? एस। अब हाँ, ये इसकी लाइन यहां से निकली, इसकी भी ऐसे निकली। ठीक है, तो ये क्रॉस करने चाहे तो नहीं करेंगे, इसको एक दूसरे को दूर भगा देंगे। यही सिद्धांत होता है प्रतिकर्षण का। अब अगर देखो, ये अगर एन होता और ये एस होता, ठीक है, और इधर एस होता और इधर एन होता, तो अब चुंबकीय बल रेखाएं कहां से स्टार्ट होती? एन से। कहां तक जाती? तो उस एस तक क्यों जाना? पास है तो इधर ही चलो ना। अभी रुको तो पूरी कहानी तो सुनो। अब ये लाइन कहां से निकली? एस से एन की तरफ। अभी जो लाइन होती है ये चुंबकीय बल रेखा का गुण होता है। कितने हो गए पॉइंट? 4, ये 5वां पॉइंट। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा खींचे हुए, खींचे हुए रबर की तरह व्यवहार करती, खींचे हुए रबर की तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह बिहेवियर है इसका? खींचे हुए रबर की तरह नहीं। रबर खींचा हुआ है तो छोटा होना चाहेगा, ये भी छोटा होना चाह रहा है। छोटा होना चाह रहा है तो खींच लेगा। हम्म, ठीक है, क्यों खींच रहा है? क्योंकि इसका व्यवहार किसकी तरह है? खींचे हुए रबर की तरह। अगर मान लो ये एन इधर होता, ठीक है, और एस यहां होता, ठीक है, तो ये लाइन यहां से यहां चली जाती, और इसको अगर और दूर ले जाओ तो क्यों उधर जाएगी? इधर ही ट्रेवल कर लो, है ना। दूरी से नफरत है उसको। ठीक है, ज्यादा दूर है तो फिर नहीं जाएगा। पास में जो दिख गया है एन पोल, ऐसा नहीं कि चुंबकीय बल रेखा एन से निकलती है तो उसी के एस पे जाएगी जिसको वो चुंबक बना, ऐसा नहीं है। पास में कोई भी एस दिख जाए, ठीक है, वहीं पर चिपक जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 5 पॉइंट हो गए, उसमें 6 हैं लेकिन ये 5 से काम चल जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है ना उसी को बता दिया गया है कि ट्रांसवर्सली एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती और इससे रिपल कर देती हैं। जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? रिपल कर देंगी। यहाँ पर एक दूसरे को ऐसे
ट्रांसवर्स बोला जाता है, जैसे ऐसे क्रॉस कोई करता है ना, ट्रांसवर्स लगता है। हाँ, तो इसको इस तरीके से क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, तो ये किसका गुण हो गया? चुंबकत्व का। यानी जो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट का जो व्यवहार होता है उसके बारे में हमने समझा कि चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या हैं एक्चुअल में। ठीक है, इनका व्यवहार कैसे होता है। अगर हम चुंबकीय बल रेखाओं का व्यवहार जानते हैं तो हम चुंबक का व्यवहार भी जानते हैं। अगर हम चुंबक अच्छे से पढ़े होते हैं तो हमें मशीन अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि जो मशीनें होती हैं, जो भी विद्युत वाली मशीनें होती हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं, वो सबकी सब चुंबक के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। ठीक है, मैग्नेट के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। ठीक है, जो विद्युत धारा है उसके कई सारे प्रभाव होते हैं। ठीक है, उन सब प्रभावों में से एक प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अलग अलग जगह उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि हम बैटरी है हमारी, ठीक है, तो बैटरी में विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव उपयोग किया जाता है। नहीं नहीं, बात हम ये कर रहे हैं विद्युत धारा के जो प्रभाव होते हैं। ठीक है, कई सारे प्रभाव होते हैं, तो रासायनिक जो प्रभाव है कहाँ पाया जाता है? बैटरी में। ठीक है, रासायनिक के बाद कौन सा प्रभाव होता है? चुंबकीय प्रभाव, जो कि मोटर के जितने भी मोटर्स होते हैं उस पर काम करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव भी होता है, लाइट भी उत्पन्न करता है, उससे बल्ब बनाए जाते हैं। तो विद्युत धारा के प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम्म, तापी प्रभाव भी होता है, जिससे हम हीटिंग का उपयोग करते हैं सर्दी के दिनों में, जो इमर्सन रॉड उपयोग करते हैं। किसका? अट्रैक्शन का पावर बढ़ाने के लिए चुंबक जो है उसको बड़े साइज का लेना पड़ेगा, उसमें बल रेखाएं कितनी हैं। ठीक है, फिर जो चुंबकत्व है उसके लिए हम मटेरियल उपयोग करते हैं, फिर उसको मैग्नेटाइज करते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइज करने पे ये देखा जाता है कि कितनी डिग्री तक मैग्नेटाइज हो गया, उतना ज़्यादा उसका पावर होगा। और फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जितना ज़्यादा धारा उतना ज़्यादा चुंबकत्व। ठीक है, जितना ज़्यादा चुंबकत्व होगा उतना तेजी से काम होगा। जैसे जितनी बड़ी मशीन होती है उसमें उतनी ज़्यादा बाइंडिंग उपयोग की जाती है, उतना बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। ठीक है, जितनी छोटी मोटर होती है उसमें कम बाइंडिंग रहती है। बड़ी मशीन में मोटे तार वाली रहती है, और जब उससे करंट जाता है तो बड़ा चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तब तो घूम पाएगी। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है इन बातों पर निर्भर करता है। एक तो चुंबक पाया जाता है प्रकृति में। मैग्नीसिया नाम का एक स्थान था, चुंबकीय क्षेत्र आ गया। चलो थोड़ा सा चुंबक देख लो। मैग्नेट क्या होता है? जो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है। अभी पढ़ा है चुंबक क्या होता है? जो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है। ठीक है, अब चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक नेचुरल होता है जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक, ये स्लाइड पहले पढ़ा देते हैं। ठीक है, प्राकृतिक कहते हैं। दूसरा होता है आर्टिफिशियल। एक प्राकृतिक होता है और एक होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम। कृत्रिम मैग्नेट होता है। तो जो ये होता है ये Fe2O3 से बनाया जाता है। ये एक ओर है लोहे का। क्या? एक ओर, अयस्क काहे का? लोहे का। किसका ओर है? अयस्क है। किसका? लोहे का। तो लोहे का जो अयस्क है, इस लोहे के अयस्क की खास बात क्या है कि ये लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है। ठीक है, एक स्थान था मैग्नीसिया, एक प्लेस था, स्थान था मैग्नीसिया। ठीक है, जिस मैग्नीसिया नाम का जो स्थान था, इस स्थान पे जो गडरिये होते थे, जो चरवाह होते थे, वो जाते थे बकरी चराने के लिए। तो जब इस स्थान पे जाते थे तो इस स्थान पे ये वाला ओर पाया जाता था। ठीक है, तो जो गडरियों के जूते होते हैं उनके जो सोल होते थे वो लोहे के होते थे। तो जब वो वहां जाते थे ना तो उनको खींचता था वो, तो उनको लगता था कहीं भूत ऊत तो नहीं है यहाँ। ठीक है, उनको ये एहसास होता था कि क्या है यहाँ पर? भूत है। ठीक है, तो ये जो भूत है, जब वैज्ञानिकों को पता चला तो उनने सर्च किया, तो उसमें क्या पाया कि वहां पर एक और पाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? Fe2O3। ठीक है, इस Fe2O3 की वजह से वो उनके
पैर में लगे जूते के सोल को आकर्षित कर रहा है। और यही ओर है जिसको कहा जाता है प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, ये प्राकृतिक चुंबक होता है, लेकिन इसमें ताकत नहीं होती है। ठीक है, बहुत ताकत नहीं होती है कि काम करवाने लायक, लेकिन ये है कि एक प्रॉपर्टी हमें पता चल गई कि चुंबक नाम की वस्तु जो है वो प्रकृति में भी पाई जाती। ठीक है, बहुत पुरानी बातें हैं ये। ठीक है, शुरुआत में जब पश्चिम तरफ खोज चल रही थी, ठीक है, उस टाइम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, धीरे धीरे नई नई चीज़ों की खोज की जा रही थी, साइंस को बढ़ावा दिया जा रहा था। ठीक है, जो साइंस को बहुत ज़्यादा उस टाइम पे खोजें हो रही थी, हर कोई काम कर रहा था उस फील्ड पे। अभी भी वो काम उधर हो रहा है। ठीक है, अपने इंडिया में छोड़ के उधर अभी भी ये सारे काम होते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे जो स्कूल्स हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ आईआईटी है। ठीक है, आईआईटी वाले थोड़ा बहुत करते हैं रिसर्च वगैरह, बाकी तो सबका ऐसे ही हाल है। ठीक है, क्योंकि स्कूल का ही हाल बेहाल है। ठीक है, स्कूलिंग ही इतनी मतलब घटिया है कि जिसका कोई वही नहीं है। अब प्राइवेट में ही पढ़ाओगे तो प्राइवेट में कौन से आसमान से टीचर आ जाएंगे, जब पहले से अवेलेबल होंगे तब ना। ठीक है, बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे आते हैं, उनके भी वही हाल रहते हैं। ठीक है, मतलब स्कूली जो शिक्षा है ना, अब हर किसी के पास तो नहीं है 2 लाख 3 लाख रुपए महीने के देने के, साल के देने की। ठीक है, और 2 3 लाख रुपए फिर कहाँ दो, स्कूल में, फिर कोचिंग में पैसा दो। वो जितने लाख रुपए लगा देते हैं उतने में तो बिजनेस करवाते हैं उसको। ठीक है, 10वीं तक पढ़ा के। ठीक है, आगे की पढ़ाई और भी टफ होते जाती है। ठीक है, तो पढ़ाई टफ नहीं है, दिक्कत यह है कि हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम है, ठीक, उसमें पढ़ाया ही नहीं जाता। ठीक है, क्वालिटी वाले शिक्षक भी नहीं है, शिक्षक हैं तो उनको पढ़ाना नहीं है। ठीक है, या उस तरीके से उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है। जैसे गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में शिक्षक कौन बनता है, जो एग्जाम क्वालिफाई करता है। तो जो एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ आदमी है वो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, उसको बस जरूरत क्या है, एक ट्रेनिंग की जरूरत है कि पढ़ाना कैसे, क्या पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश नहीं आती बहुत सारे लोगों को। टेंस तो चलो ठीक है, टेंस, टेंस क्या है, उसमें रूल्स नहीं होते। मतलब जैसे आपको इंग्लिश बोलना है ना, तो अगर आप टीच स्पोकन इंग्लिश से आपको इंग्लिश इतना जल्दी नहीं आती। इंग्लिश तब आती है जब आपको सीखने की इच्छा हो, सेंटेंस आपको याद करो कि कौन सा क्या कौन बोल रहा है, सुनने से और बोलने से इंग्लिश बनती है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करके थोड़ी ना कोई इंग्लिश बोलना सीख जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेंटेंस सुनो, कौन कैसे बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो पॉडकास्ट देखो, इंटरव्यूज देखो इंग्लिश वाले, शब्द नोट करते जाओ, थोड़ी बहुत हेल्प ले लो, डिक्शनरी, आजकल बहुत सारी चीजें आ गई हैं सीखने के लिए। न्यूज़पेपर का भी, न्यूज़पेपर तो बाद की बात है, पहले तो आपको बेसिक इंग्लिश पता होना चाहिए, मीनिंग से याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें तो लैंग्वेज। नहीं, सराउंडिंग की जरूरत नहीं है आपको, अगर आता है तो सराउंडिंग की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हाँ, बोलने के लिए पहले सीखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ है, किस चीज़ को क्या बोला जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, हम अगर ऐसा सोचे कि कुछ पर्टिकुलर थिंग्स याद करके हो जाएगा तो उससे नहीं होगा। ठीक है, आपके यूज में नहीं, यूज में आनी चाहिए। अब जैसे जो बच्चा है वो अच्छी स्कूल से पढ़ा है, उसको जरूरत नहीं पड़ती इंग्लिश सीखने की। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, उसके बाद भी उनको जरूरत पड़ती है स्पोकन इंग्लिश सीखने की, पड़ती है। क्यों पड़ती, नाम की इंग्लिश मीडियम रहते, पढ़ाते हिंदी में। ठीक है, बस ये है कि जो किताबें हैं ना उनकी किस में रहती है, वो इंग्लिश। ठीक है, बाकी जो पढ़ाना वो सारी चीज, अब टीचर जो है वो भी इंग्लिश वाला चाहिए ना। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो है वो दो तरीके के होता है, एक होता है टेम्परेरी होता है और एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब ये होता है कि कुछ देर के लिए चुंबक बनाया जाएगा। जैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, विद्युत से चुंबक बनाए जाते हैं, वो तो तभी तक बने रहते हैं जब तक करंट जाता है। जैसे ही करंट जाना बंद हुआ, चुंबकत्व खत्म हो गया। समझ में आ रही बात, कब तक चुंबक बना है वो, जब तक उसमें धारा है। ठीक है, जैसे ही धारा खत्म, चुंबक खत्म। टेम्परेरी, कुछ समय के लिए बनाया गया। परमानेंट का मतलब ये होता है कि एक बार हम उसको चुंबक बना दिए तो वो परमानेंट रहेगा, उस पे परमानेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, लंबे समय तक रहेगा। ठीक है,
परमानेंट तो क्या अनंत आदिकाल तक थोड़ी चलेगा, ठीक है, इन्फिनिटी टाइम तक नहीं चलेगा, बट ये है कि आज बना दोगे तो 2 4 10 साल चलेगा, वो गया परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब वो जब तक धारा है तब तक चलेगा, जैसी धारा खत्म चुंबकत्व खत्म, ठीक है। तो चुंबकत्व का होना तब तक ही है इसमें जब तक धारा जाए, तो उसको कह लिया हमने टेम्परेरी। और परमानेंट में धारा हटा लेने के बाद भी वो चुंबक बन जाता है, ठीक है, क्योंकि चुंबकीय मटेरियल होते हैं, चुंबक पदार्थ होते हैं जिसके अंदर कई सारे डोमेन होते हैं एन और एस वाले, वो अलाइन नहीं होते। जैसे मान लो लोहे की कोई भी वस्तु है, लोहे की किसी भी वस्तु में डोमेन जरूर होंगे, लेकिन वो क्या होता है, कुल चुंबकत्व जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि वो ऐसे तितर बितर रहते हैं और एक दूसरे को कुल चुंबकत्व जीरो कर देते हैं, ठीक है। कुल चुंबकत्व क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि उनका डायरेक्शन, दिशा इस तरीके से होती है कि कुल चुंबकत्व जीरो हो जाता है, इस तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं को चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, तो क्या होगा, वो चुंबक बन जाएगा। अब वो चुंबक एक बार बन गया, एक बार अलाइन हो गया, तो काफी समय तक अलाइन रहते हैं वो, तो उन्हीं को कह देते हैं हम परमानेंट मैग्नेट। नहीं तो यूनिटी तो लानी पड़ेगी ना, बिना यूनिटी के पावर कैसे जनरेट होगा, ठीक है, बिना यूनाइट हुए पावर थोड़ी जनरेट होता है, एक्युमुलेट होना जरूरी होता है, ठीक, एक्युमुलेशन जरूरी है। जैसे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया तो वोल्टेज बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन है, हर बॉडी में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस करना पड़ता, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का हम एक्सेस करेंगे ना, तभी जाके कुछ हो पाएगा उसमें, ठीक है। तो चुंबक के प्रकार हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें ये मिलाना पड़ेगा, 50 से 54.5% तक लोहा होता है, कार्बन होता है, सी का मतलब कार्बन है, डब्ल्यू का मतलब होता है टंगस्टन। हम्म, टंगस्टन एक धातु है, ठीक है, जो कहाँ यूज होती है, बल्ब में। ये है कोबाल्ट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है कोबाल्ट। हम्म, टंगस्टन का प्रतिरोध ज्यादा होता है, हाँ, तो जब उससे करंट जाता है ना, तो फिर वो हीट पैदा करता है, ठीक है। ये है कार्बन, ये है लोहा, आयरन। तो ये मिला के हम क्या बना लेंगे, परमानेंट मैग्नेट। इसको ही हिंदी में कहा जाता है स्थायी चुंबक, ठीक है। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैंने सिलेबस आज देखा था तो बहुत कम चीज़ें थी, मतलब कल की क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा।